हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बचे हुए टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, एक नया रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर किया और वुमेन्स ने भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अलग अलग उन्होंने प्रोटेस्ट किए। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म हुआ जिसका असर फ्रांस की जो बॉर्डर्स है ना उसके भी बाहर तक गया, और वो था स्लेवरी का अबॉलिशन, मतलब गुलामी खत्म होना, गुलामी का अंत। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। क्या है इसमें देखो, अब सबको याद ही होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के हमारे आइडियल्स क्या क्या थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इन्हीं आइडियल्स का सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था स्लेवरी, यानी गुलामी, लोगों को जबरदस्ती बंधक बना के उनसे जबरदस्ती काम कराना, इसी को हम बोलते हैं स्लेवरी। क्या हुआ था 17th सेंचुरी से ही जो यूरोपियन कॉलोनीज थी, जैसे साइबेरियन आइसलैंड हो गया, मार्टिनिक्यू हो गया, सेंट डोमिनिक्यू हो गया, जिसको हम आज की हट्टी बोलते हैं, इन जगहों पर स्लेवरी बहुत ज्यादा होती थी। अलग अलग जगह से लोगों को लाया जाता था और उन्हें बंधक बनाकर उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह स्लेव लेबर पर ही डिपेंड थी। स्पेशली शुगर, कॉफी एंड कॉटन प्लांटेशंस थी, वहां पर तो बहुत सारी लेबर काम करती थी। बहुत सारे अफ्रीकन स्लेव्स को वहां पर फोर्सफुली लाया जाता था और उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, जिसके बदले उन्हें सैलरी बहुत ही ना के बराबर दी जाती थी, मीन्स बहुत ही ज्यादा कम दी जाती थी। और जब फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो सब इक्वालिटी की बात करने लगे, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, लोअर बर्थ हो, कोई भी हो, सब इक्वालिटी की बात कर रहे थे। तो लोगों ने सवाल उठाया कि अगर सब इक्वल हैं तो स्लेव्स इक्वल क्यों नहीं। इसी वजह से स्लेवरी हमारा रिवॉल्यूशन के टाइम पर एक और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि अगर सब इक्वल है तो हम इक्वल क्यों नहीं। किस किस तरीके से इन्हें इक्वली ट्रीट किया जाने लगा, इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिला भी या नहीं मिला, क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स किए, हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बैकग्राउंड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलोनीज एंड ट्रेड। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि फ्रांस में स्लेवरी का इशू इतना बड़ा क्यों हो गया था। चलो देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया फ्रांस में साइबेरियन कॉलोनीज थी, जैसे कि मार्टिनिक्यू, सेंट डोमिंगो, जो आज हटी के नाम से फेमस है। ये कॉलोनीज यूरोप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि यहाँ से शुगर, कॉफी, इंडिगो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था। अब आप सोचिए, उस टाइम में, रिवॉल्यूशन के टाइम में यूरोप में इन चीजों की डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई थी। शुगर एक लग्जरी आइटम थी, कॉफी फैशनेबल ड्रिंक थी और इंडिगो का यूज कपड़ों में डाई करने के लिए किया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलोनीज का जो पूरा इकोनॉमी और फ्रांस का ट्रेड सिस्टम है ना, वो हर तरीके से स्लेवरी के ऊपर ही टिका हुआ था। स्लेवरी के बिना प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं थी। आप खुद सोचो, अगर लेबर ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी किसी भी चीज की। यही सब देखते हुए हमने क्या समझा, क्या सीखा, जो स्लेव है ये हमारी बैकबोन थी उस टाइम पे यूरोप के लिए। तो आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, द स्लेव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्लेव सिस्टम के बारे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक बहुत मेजर इश्यूज था। क्या है देखो, उस टाइम पे, रिवोल्यूशन के टाइम पे यूरोप के लोगों ने प्लांटेशंस बनाई थी। प्लांटेशंस का क्या मतलब होता है? बड़े बड़े खेती के खेत जहाँ पर कैश क्रॉप उगाई जाती है। कैश क्रॉप जैसे कि शुगर, कॉफी, इंडिगो एक्सेट्रा। लेकिन इन खेतों में काम कौन करता था? वहाँ काम करते थे अफ्रीकन स्लेव्स, जिन्हें अफ्रीका से पकड़कर लाया जाता था और उन्हें इंसान नहीं, एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। बेचा खरीदा जाता था कि किसी ने बेच दिया, फिर सेकंड पर्सन ने उसे खरीद लिया, फिर उस पर्सन ने आगे किसी को बेच दिया। ऐसे सब जैसे प्रॉपर्टी की डील होती है ना, भाई आपका सामान है, आपने मुझे बेचा, मैंने खरीद लिया। ठीक ऐसे ही अफ्रीकन जो स्लेव्स थे उन्हें खरीदा बेचा जाता था। ये जो पूरा सिस्टम है स्लेव्स को बेचने का, खरीदने का, इसे एक ट्रायंगुलर ट्रेड के थ्रू चलाया जाता था। ट्रायंगुलर ट्रेड क्या होती है, चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो यूरोप से शिप अफ्रीका भेजी जाती थी और अपने साथ माल लेके जाती थी, बहुत सारा सामान, गुड्स वगैरह, जैसे कि कपड़े, शराब और भी चीजें जो एक्सचेंज में दी जा सके, कि किसी स्लेव के बदले वो चीजें दी जा सके।
नेक्स्ट क्या है, वहाँ अफ्रीका से लोगों को पकड़ पकड़ कर स्लेव बनाया जाता था और उन्हें शिप्स में कॉलोनीज तक लाया जाता था। ये जर्नी बहुत ही हार्ड होती थी। आगे फिर क्या होता था, कॉलोनीज में उन स्लेव से जबरदस्ती प्लांटेशंस पर काम कराया जाता था और जो वहाँ पर प्रोडक्ट बनते थे जैसे कि शुगर, कॉफी, इंडिगो, उन्हें वापस यूरोप भेज दिया जाता था। ये मैंने जो आपको अभी 3 पॉइंट्स बताए, इस पूरी साइकिल को ही हम बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। क्या है एक बार फिर से देखो, पहले तो यूरोप से शिप भेजी जाती थी अफ्रीका में बहुत सारे सामान के साथ, जैसे कि शराब हो गई, कपड़े हो गए, ये सब, ताकि हम स्लेव ले, उसके बदले हम उन्हें कुछ सामान दे सके। इसके बाद अफ्रीका में जबरदस्ती लोगों को पकड़कर स्लेव बनाया जाता था, उन्हें कॉलोनीज पर लेके जाया जाता था और जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था। और जो वो काम करते थे प्लांटेशन पर काम करने के बाद जो हमारा सामान तैयार होता था, जैसे चीनी, कॉफी, इंडिगो, इन सभी सामान को वापस यूरोप भेजा जाता था। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो आया समझ आप लोगों को क्या होता है स्लेव सिस्टम। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्लेवरी। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि स्लेवरी का इम्पोर्टेंस उस टाइम पर फ्रांस के लिए क्या था, क्या नहीं था। स्लेवरी क्या थी, क्या नहीं, क्या उनका रोल था, इसके लिए जरूरी क्या है, उनकी जो इकोनॉमिक साइड थी कि वो इकोनॉमी में कितना क्या दे पा रहे थे, कंट्री को ग्रो कराने के लिए उनकी क्या भूमिका थी, ये हमें समझना होगा। तो चलो पहले यही देखते हैं। फ्रांस के जो हमारे बड़े बड़े पोर्ट्स थे जहाँ पे शिप वगैरह खड़ा होता है, उनका जो पूरा बिजनेस है वो सारा बिजनेस हमारा स्लेव ट्रेड पर टिका हुआ था। वहाँ के लोग, वहाँ के जो मर्चेंट्स हैं, इन्हीं ट्रेड्स की वजह से अमीर बने थे, क्योंकि अगर लेबर काम नहीं करेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और प्रोडक्शन में आप सबको पता है ना, प्रॉफिट बहुत ज्यादा सारा होता है। तो भाई लेबर को तो आपने 100-200 दे के निपटा दिया, पर जो मोटा प्रॉफिट है, जो मोटी आसामी वाली चीज है, वो तो मर्चेंट के पास ही रह गई ना। आप खुद भी देखते हो, एक शॉपकीपर मान लो उसकी शॉप में एक टीवी बेच रहा है, ठीक है, उसने वो टीवी बेचा 25,000 का, उसको खुद तो वो पड़ा है 20,000 का, उसने 5,000 कमाए। भाई अगर स्टाफ को देनी भी पड़ गई महीने की 20,000 सैलरी, तो क्या ही नुकसान है, उसको पर टीवी पे 5,000 बच रहे हैं, और ऐसे ही ना जाने वो एक महीने में 100 टीवी बेचेगा, है ना, तो उसका तो भाई प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी तरीके से हमें बताया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इसी ट्रेड की वजह से अमीर हो रहे थे। एक सिंपल सी बात समझो, अगर स्लेवरी और स्लेव ट्रेड अगर नहीं होता ना, तो इन सिटीज का डेवलपमेंट इतना फास्ट नहीं हो पाता। आगे देखो क्या है, 18th सेंचुरी के आते तक जो स्लेवरी है ना, ये सिर्फ एक सोशल प्रैक्टिस नहीं था, बल्कि फ्रेंच कॉलोनियल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका था। मतलब क्या है इसका, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी स्लेव सिस्टम पर ही डिपेंड थी, उसी से ही उसकी ग्रोथ चल रही थी। जो प्लांटेशंस हैं, प्रोडक्ट्स सेलिंग वगैरह हैं, ट्रेड हैं अलग अलग तरह की, ये सब स्लेवरी पर ही डिपेंड थे। तो क्या समझे आप लोग इससे, अगर स्लेव्स ना होते तो फ्रांस की जो कॉलोनीज हैं वो इतना पैसा नहीं कमा पाती, और फ्रांस के जो मर्चेंट हैं, सिटीज हैं, वो इतनी ज्यादा रिच नहीं होती। इसीलिए स्लेवरीज उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया था। लेकिन ये एक अनजस्ट, अनफेयर सा सिस्टम था जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। मीन्स किसी से भी जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते, ये हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिमांड फॉर अबॉलिशन। तो स्टूडेंट चलिए समझते हैं कि स्लेवरी को खत्म करने के लिए उसकी डिमांड कहाँ से आई। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिलोसोफर्स एंड एनलाइटमेंट थिंकर्स। इन्होंने क्या कहा कि स्लेवरी एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, मतलब इंसानियत के खिलाफ कोई चीज की जा रही हो ना, ये वो है, जबरदस्ती आप किसी को पकड़ के काम करा रहे हो, ये हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, नेचुरल राइट्स के भी खिलाफ है। हमारे जो बेसिक राइट्स हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम्स जो हर इंसान को मिलने चाहिए, ये उसके खिलाफ है। इसके बाद आते हैं हमारे रिवॉल्यूशनरी क्लब्स और सोसाइटी। इन सब ने भी ये इशू उठाया कि अगर हम फ्रांस में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्या सिर्फ ये एक लिमिटेड ग्रुप के लिए है, इक्वालिटी तो सबके लिए होनी चाहिए। आप जिनको स्लेव बना के काम करा रहे हो उनसे जबरदस्ती, वो भी तो इंसान है ना, उन्हें भी तो राइट मिलने चाहिए। इसीलिए उन्होंने डिबेट की कि राइट सबको मिलने चाहिए, चाहे वो यूरोप में हो या फिर कॉलोनीज सोसाइटी में इंस्लेव्ड अफ्रीकन हो, उनको भी। तो डिमांड बिल्कुल क्लियर थी, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन सच में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की आइडियल्स को फॉलो करता है तो उन्हें स्लेवरी को भी अबॉलिश करना ही होगा, स्लेवरी को भी बिल्कुल खत्म करना ही होगा। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेजिस्टेंस फ्रॉम प्लांटेशन ऑनर। क्या बताया गया इसमें, देखो
जब स्लेवरी खत्म करने की बात उठी ना तो सभी लोग खुश नहीं थे। प्लांटेशन ऑनर्स ने इसके खिलाफ बहुत अपोज भी किया क्योंकि उनका लॉस हो सकता था। अगर लेबर ही नहीं होगी तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन नहीं होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो उनकी जो लग्जरी लाइफ है वो अफेक्ट होगी। हम सबको पता है कि जो प्लांटेशन ऑनर्स थे, जो रिच पर्सन्स थे, उनका जो प्रॉफिट है वो स्लेवरी पर ही डिपेंड है। प्लांटेशन में शुगर, कॉफी, इंडिको उगाई जो जाती है और ये सारा काम कौन करता है? अफ्रीकन स्लेव्स करते हैं, जो कि उनके लिए चीप लेबर थे। वहां से उनको ले आए अफ्रीका से और सस्ते दामों पर उनसे जबरदस्ती काम कराते थे, है ना। जो प्लांटेशन ऑनर्स हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर स्लेवरी अबॉलिश की गई ना तो उनकी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनका कहना था ये स्टेप सिर्फ कॉलोनीज के लिए नहीं बल्कि पूरे फ्रांस की इकोनॉमी को डैमेज कर देगा। इसी वजह से उन्होंने स्लेवरी की अबॉलिशन के खिलाफ हो रही जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और स्ट्रांगली इसका अपोज किया। ये हमें बताता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्लेवरी के खिलाफ मूवमेंट का सबसे बड़ा बैरियर था। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1794। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं एक सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ। क्या हुआ था देखो, 1794 में नेशनल कन्वेंशन ने एक हिस्टोरिकल लॉ को पास किया जिसमें स्लेवरी को ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सारे फ्रेंच कॉलोनीज में, मतलब जितने भी इंस्लेव्ड अफ्रीकन्स थे उन कॉलोनीज में जो काम कर रहे थे उन सबको डिक्लेयर कर दिया एज अ फ्री सिटीजन। स्लेवरी अबॉलिश करने का जो हमारा ये स्टेप लिया गया था ये बहुत ही ज्यादा रेडिकल और बोल्ड था क्योंकि फ्रांस पहली यूरोपियन कंट्री बन चुकी थी जिसने अपनी कॉलोनीज में स्लेवरी को खत्म किया था। अदरवाइज बाकी जगहों पर तो अभी भी स्लेवरी कंटिन्यू हुई थी। ये डिसीजन डायरेक्टली रिवॉल्यूशन की आइडियल्स लिबर्टी, इक्वालिटी से इंस्पायर्ड था। इस डिसीजन ने पूरी सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ह्यूमन राइट सबके लिए है, चाहे वो यूरोप में कॉलोनीज हो या फिर और कोई, सबको अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीने का राइट है। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या दिया गया है, आफ्टरमेथ एंड रीइंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि स्लेवरी अबॉलिश होने के बाद क्या हुआ था। देखो 1794 के बाद एनस्लेव्ड जो लोग थे वो फ्री हो गए थे, लेकिन प्लांटेशन ऑनर्स खुश नहीं थे इस बात से क्योंकि उनका जो पूरा प्रॉफिट सिस्टम है वो स्लेव्स पर ही डिपेंड था। अब उन्हें बार बार लॉस का भी सामना करना पड़ रहा था। और जब 1804 में नेपोलियन पावर में आया तो उसने प्लांटेशन ऑनर्स की बातों में आकर, प्लांटेशन ऑनर्स के प्रेशर में आकर स्लेवरी को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब जो एक बोल्ड स्टेप लिया गया था स्लेवरी को खत्म करने का, उसे रिवर्स कर दिया गया और फिर स्लेवरी लगभग 40 साल तक ऐसे ही चलती रही। फाइनली 1840 में जाके फ्रांस ने स्लेवरी को परमानेंटली अबॉलिश किया अपनी कॉलोनीज में। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी मिलता है, क्या है कि अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा हो तो किसी भी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस को सस्टेन करना कितना मुश्किल हो जाता है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है, इम्पैक्ट इन कॉलोनीज। तो चलिए देखते हैं कि स्लेवरी अबॉलिश होने का इम्पैक्ट कॉलोनीज में कैसा था। सबसे बड़ा इफेक्ट तो सेंट डोमिंग्यू, जो आज हट्टी के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। कैसे? यहाँ पर जो एनस्लेव्ड लोग हैं इन्होंने रिवॉल्यूशनरीज जो आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन आइडियाज से इंस्पायर होके स्लेव रिवॉल्ट शुरू कर दिए थे। ये रिवॉल्ट्स हमारे इतने पावरफुल थे कि फ्रांस उन्हें पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया। जगह जगह उन्होंने दंगे शुरू कर दिए थे तो फ्रांस इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया और फाइनली 1804 में सेंट डोमिंग्यू ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की कि आज से हम पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ जिएंगे। और इसी के साथ ये हमारा बना दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट ब्लैक रिपब्लिक कंट्री। ये जो इंसिडेंट हमारा हुआ कि उन्होंने दंगे शुरू किए, रिवॉल्ट शुरू किए, ये इंसिडेंट हमारा प्रूफ था कि फ्रीडम और इक्वालिटी की आइडियाज सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अलग अलग कॉलोनीज तक भी फैल गए थे। आगे देखो हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस। आइए अब हम समझते हैं कि रिफॉर्म्स के जो हमारे मूवमेंट्स हुए थे अबॉलिशन को लेके, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे फर्स्ट ये हमारा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को सिर्फ फ्रांस के लोगों ने नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर अप्लाई करने की कोशिश की गई।
अलग अलग कॉलोनीज के लोगों ने भी इसे अपनाया था। सेकंड देखो, इसने एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया और यूरोप और अमेरिका में कहीं कहीं जो स्लेव्स हैं इन्होंने रिवोल्ट किया कि अब हम जबरदस्ती काम नहीं करेंगे, और कहीं इंटेलेक्चुअल्स ने भी इस प्रैक्टिस को अपोज करना शुरू किया कि जबरदस्ती आप जो कम सैलरीज में लोगों से जबरदस्ती उनको पकड़ के उनसे काम करा रहे हो, ये सब ह्यूमन राइट्स के जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं इस चीज के खिलाफ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत ही क्लियर हो गया था कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और ह्यूमन राइट्स है इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो प्लांटेशन ऑनर्स थे ये अपने फायदे के लिए स्लेवरी को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन आइडियल्स ने उन्हें भी चैलेंज किया। नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका इफेक्ट सिर्फ फ्रांस के अंदर तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि ग्लोबली इम्पैक्ट हुआ। कॉलोनीज और दुनिया के अलग अलग रीजन्स में भी स्लेवरी को अपोज किया गया। आ गया समझ? तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि किस तरह जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसने न केवल फ्रांस के अंदर बल्कि ग्लोबली एक नई सोच को जन्म दिया। मोनार्की का एंड हो गया, स्लेवरी का अबॉलिशन हो गया। इन सब चीजों ने ये साबित किया कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सिर्फ स्लोगन्स नहीं थे, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए प्रिंसिपल साबित हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद जो सोसाइटी है और जो डेली लाइफ है उसका क्या अफेक्ट पड़ा, क्या क्या चेंजेस हुए और क्या नहीं, किस तरह की वहाँ की पॉलिटी चेंज हुई या फिर ऐसे ही कंटिन्यू रही, ये सब देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप क्वेश्चनिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। बाय बाय।